वफाकी वज़रा आप लोगों का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे होते हैं? आप क्या इनकी बातों को सीरियसली लेती हैं? आपका ये बिल्कुल जायज हक और मुतालबा है और आप बिल्कुल ठीक करती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर होने के बाद अब अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफ़ा आ गया और आज उन्होंने ये सेनेट में इज़हार ख्याल किया कि वो अब अपोजिशन लीडर के उहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़ा भी भिजवा दिया है। अच्छा, हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली में शदीद मुखालफत की गई थी और हमने देखा गुज़िश्ता दिनों कौमी असम्बली में बिल के खिलाफ एक तमाशा भी लगा हुआ था। शदीद नारेबाजी की गई थी, एहतजाज भी किया गया और वज़ीर आज़म के गिर्द घेरा भी किया गया था। अपोजिशन अरकान ने कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट भी किया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक लंबी तकरीर की थी। शहबाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चलाए थे, मगर इसके बावजूद जब अपोजिशन के पास मौका था कि वो मुतनाज़ बिल की मंजूरी को सेनेट में इकट्ठा होकर रोकते और नाकाम बनाते, तब अपोजिशन का इत्तेहाद, वो जोश, वो वलवला पारा पारा हो गया। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ऐवान बाला के अपोजिशन लीडर अहम इजलास से गायब रहे और दिलचस्प बात यह है कि ग्रुप जिसने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया था, वो ग्रुप हुकूमत के साथ जाकर खड़ा हो गया। जबकि दूसरी जानिब नून लीग के भी सेनेटर्स जो थे वो इजलास में गैर हाजिर रहे। जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई है नाजरीन, तब से हुकूमत में इख्तलाफात रहे, किसी अहम मौके पर अपोजिशन में इत्तेहाद नजर नहीं आया। एक बार पीडीएम की छतरी के नीचे साथ खड़े होने की कोशिश जरूर की गई थी, मगर उस छतरी में भी सुराख कर दिए गए और वहीं पीडीएम दम तोड़ गई। दूसरी जानिब वफाकी वजीर शेख रशीद ये कहते हैं कि अंदरूनी तौर पर अपोजिशन की 15 अरकान जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। अब ये लाजमी है कि अपोजिशन अपनी सफ़ों में मौजूद तहरीक इंसाफ के हामियों का पता लगाए। अदम एतमाद की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। जब तक अपोजिशन पारा पारा है, अदम एतमाद का वक्त ज़ाया करने के अलावा और ये कुछ भी ना होगा। अगर हम देखें तो मुल्क के मुआशी हालात तो आवाम की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। आज पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये से ज़ायद का इजाफा मुतवक्के है, बिजली की कीमतें ही बढ़ रही हैं, डॉलर बेलगाम हो गया है, 2 वक्त की रोटी और खाना और पकाना दोनों मुश्किल हो चुका है क्योंकि मुल्क में महंगाई के साथ साथ गैस भी नायाब है। हुकूमत ने आवाम को गैस फराहम करने के लिए जो लोकल सनतों गैस बंद की, मगर ना अब आवाम को मुनासिब गैस फराहम की गई और ना ही सनतों को। सनतें तकरीबन 2 माह से बंद पड़ी हुई हैं। कराची में सनतकारों ने हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है और उनका ये कहना है कि अगर बहरान हल ना हुआ तो फिर हम सुई गैस हेड ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे और वहाँ पर धरना देंगे। मुल्क में मुआशी, सियासी और इंतज़ामी तौर पर एक पस्ती देख रहे हैं। अपोजिशन हो या फिर हुकूमत, आम आवाम उनके मसाइल, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानियाँ, उनके नज़दीक उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन सियासी रस्साकशी में मसरूफ़ हैं और पीछे आम आवाम महंगाई के बोझ तले दम तोड़ रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसी अपोजिशन अल्लाह हर हुक्मरान को दे। तो वो कहते हैं ना कि जैसी कारकर्दगी हुकूमत की रही, कुछ वैसी ही कारकर्दगी अपोजिशन की भी रही। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब हैं और सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। सहर साहिबा, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी, क्या हुआ था जिस दिन सेनेट में ये बिल पेश किया जाना था? मालूमात भी थी, फिर अपोजिशन लीडर थे भी नहीं उस दिन, और भी कई लोग गैर हाजिर थे और फिर आज उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया।
बहुत शुक्रिया। देखिए सुमैया, बात यह है कि आप सब लोग जो जानते हैं सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी को कि उन्होंने कभी जो है ना ही डेमोक्रेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना ही अपनी जिम्मेदारियों पे। अब ये है कि क्योंकि एक एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ था और उसमें सर्टिनिटी नहीं थी, अब रात को 11:30 बजे एजेंडा सर्कुलेट करके जिस तरीके से बिल बुलडोज किया गया और पहली दफ़ा जो है वो चेयरमैन सेनेट को अपना वोट डालना पड़ा इस काले कानून को पास कराने के लिए, मैं समझती हूँ उसकी मिसाल नहीं मिलती। सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी ने मॉरल ग्राउंड पे जो है इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर की जो उनकी सीट थी उस पर भी इस्तीफा दे दिया था असूली बुनियाद पे। तो मैं ये समझती हूँ कि बजाय ये कि हम ये बोले कि अगर एक शख्स कोविड में मुब्तला था, सेनेटर मुशाहिद हुसैन, वो क्यों नहीं आए, एक शख्स जो है वो बाहर मुल्क से बाहर जो है सेनेटर महिंद्रा इलाज करवा रहे थे, वो क्यों नहीं आए। देखिए हर इंसान के साथ जो है कुछ न कुछ इस तरह के मजबूरियाँ, बीमारियाँ होती हैं। अगर आप बोले कि कोविड में आ जाते तो फिर उस पर क्या जुर्माना होता कि फिर आपका जो पूरा हाउस और पूरा जो है सैनिक के तमाम जो मुलाजमीन है सब रिस्क पर जाते। तो ये इसी तरीके से सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी जो कि तमाम जो एक होती है इखलाकी माशरती रिवायात और जमहूरी रिवायात के पासदार हैं, उन्होंने देखा कि जब क्योंकि एजेंडा नहीं आया और फ्राइडे को आम तौर पे सेनेट का सेशन बड़ा मुख्तसर होता है, कभी भी मैंने नहीं देखा कि जुमे की नमाज के बाद भी जाता हो, चार दो नादिर ऐसा कुछ होता है, लेकिन उसका भी एजेंडा सामने आ जाता है। तो एक ऐसा बिल जो कि आपने जो है पार्लिमानी कमेटियों को रेफर नहीं किया, अगर पेश भी हुआ तो सैर साहब उस दिन वैसे ऐवान में हुआ क्या था? आप ऐवान में मौजूद थी, सिर्फ एक वोट का फर्क था, कोई ज़ाहिर वैसे अदद की अक्सरियत तो हुकूमत के पास नहीं है, उसके बावजूद वो सिर्फ एक वोट के फर्क से जीत गए, हुआ क्या था उस दिन? अच्छा, पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं सिटिंग मेंबर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। 2018 में रिटायर हो गई थी। एक अच्छा ठीक है। दूसरी चीज ये कि बिल्कुल नंबर्स बराबर थे और उसमें चेयरमैन सेनेट ने अपना एक किरदार अदा किया वोट डाल के, जो कि बिल्कुल मैं समझती हूँ कि पहली दफा ऐसा हुआ कि उनको अपना वोट हुकूमत के पलड़े में डालना पड़ा ताकि वो काला कानून पास हो जाए। अच्छा ठीक है। अब अगर तो आमतौर पर लोग जो है वो जुम्मे की नमाज के जो है ना समझते हैं कि अब कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं होगा, और लोग समझते, और जब कोई था नहीं तो हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उसके चले गए, लोगों को बंदे पूरे किए गए, यहाँ तक कि डॉक्टर जरबा को हॉस्पिटल से बुलाया गया। आई होप कि उनकी सेहत अब बेहतर हो और वो जो भी उनको बीमारी हो वो कोविड ना हो, ताकि जो है कोई ऐसी बात ना आए। लेकिन ये कि अब वो लोग जो कि विद इन द सिटी थे वो तो आ सकते थे, जो कि विद इन द सिटी नहीं थे या जिन्होंने ये जिम्मेदारी महसूस की कि वो अब इस बीमारी को लेके नहीं आ सकते। चलें, ये एक सिचुएशन थी, अब तो वक्त गुजर गया, लेकिन ये क्यों इल्ज़ाम लगता है पीपल्स पार्टी पर कि वो मैनेज्ड है, और फिर ये हुकूमती अरकान, वफाकी वज़रा आप लोगों का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे होते हैं कि आपने हमारा साथ दिया? आप क्या इनकी बातों को सीरियसली लेती हैं? नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूँ। आपने जानना है ना, इनकी बातों को जानना है, तो मैं कहूँगी अब आप अहमद जवाद से पूछते हैं जो चंद दिन पहले तक इनके मरकजी सेक्रेटरी साथ थे, जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया है इनके करप्शन को, इन लोगों को जिनको वो समझते हैं कि जिनका इनका कोई नजरियाती ताल्लुक है, तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब जो है ऐसे ही लोगों से खुश होते हैं जो कि इस किस्म की गुफ्तगू करे। देखिए इस किस्म की गुफ्तगू करके आपने माशरे के अंदर जो अखलाकी रिवायत है उनको खराब कर दिया है। आप तनकीद करें, आप बात करें, मगर उसके कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। ये इस किस्म के मुझे लगता है कि वो जैसे वो इस तरह के नहीं आते प्रोग्राम खबरनाक और इस तरह के उस टाइप का कोई प्रोग्राम चल रहा होता है जिस तरीके की ये लोग हर वक्त जो है बातें करते हैं जा रहे इस किस्म की। देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने तो इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इसाक डार साहब क्यों नहीं आए, भाई हमें पता है बैरून मुल्क है उन्होंने वोट नहीं लिया हुआ। हमने तो नहीं कहा कि मुशाहिद हुसैन क्यों नहीं आए, हमें पता है कि जी उनको जो है कोविड हुआ। हमने ये नहीं कहा कि नजर सादिक क्यों नहीं आए, हमें पता है बैरून मुल्क थी। इसी तरीके से अगर पीपल्स पार्टी के जो है वो सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी शहर से बाहर थे और वो एक ताज़ियत पे गए हुए थे। अब यहाँ तो आप पता है ना आपको कि इमरान खान साहब तो किसी के जनाजे दुख दर्द में शिरकत ही नहीं करते, चाहे वो कौमी अलिया हो। लेकिन जो लोग जिनकी खानदानी रिवायात हैं वो जरूर, क्योंकि हमारे हिना रबानी करके वालिद साहब की डेथ हुई थी और वो उनको वहाँ पे वो गए हुए थे, उनको पता था कि ये पुल है। तो ये सब कुछ देखिए हुकूमत ने ये कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कैलकुलेशन का दिन रखा गया
कि कम से कम अपोजिशन के लोग हों। ठीक है, आपका पॉइंट आया, बहुत शुक्रिया आपका सहर कामरान साहिबा। और PMLN से हमें गौस मोहम्मद नियाजी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। लेकिन पहले नदीम कुरैशी साहब, वैसे इतनी अच्छी अपोजिशन जो आपको मिली है, शायद ही किसी और को मिली हो, तो अपोजिशन टफ टाइम आपको नहीं दे रही है, लेकिन असल जो टफ टाइम आप लोग आवाम को दे रहे हैं, ज़रा उसका कुछ ख्याल कर लें। ये आप बिल भी पास करवाते रहेंगे, आप कानून साजी भी करते रहेंगे, लेकिन ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई फार्मूला है, कोई पॉलिसी है हुकूमत की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए सुमैया, आपसे मैं तवक्को ये रखता हूँ कि आप चीज़ों का तकाबुल करेंगी, आप पॉजिटिव चीज़ों का इजहार भी साथ फरमाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो एनालिसिस आप लोग करते हैं, जाहिर है आप जर्नलिस्ट हैं, आपने अवामी तकालीफ को बताना भी है हुक्मरानों तक, उनको बाखबर भी रखना है, उनको एहसास भी दिलाना है, इसमें कोई शक नहीं है, आप ठीक कर रही हैं। तो नदीम कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं मैं आपसे महंगाई के बारे में बात ना करूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने ये अर्ज की आपसे कि आपका ये बिल्कुल जायज हक और मुतालबा है और आप बिल्कुल ठीक करती हैं कि आप उन चीजों की निशानदेही करती हैं जो आम आदमी की तकालीफ है, जो आम आदमी के मसाइल हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज ये करूंगा, गुजारिश ये करूंगा, तवक्को ये रखूंगा कि जो पॉजिटिव मैयर्स आपकी गवर्नमेंट ले रही है, आप उनको भी साथ अगर डिस्कस करें तो चले, हमारी अशोई हो सकती है आवाम के लिए। चलें, जैसे कि गवर्नमेंट जितने भी मैयर्स ले रही है, इस मुल्क में कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि आम आदमी को 10 लाख रुपए एनुअली हेल्थ फैसिलिटी मिले हेल्थ कार्ड से। ये उसकी मुश्किलात को कम करने की एक कोशिश है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसान को किसान कार्ड के जरिए सब्सिडी मिले और उसकी चीजें बेहतर हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। सर, ये पंजाब में और KP के हद तक तो हो रहा है, पूरे मुल्क में ये सूरत हाल नहीं है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, 16 अरब रुपए का, ये 16 से 18 अरब रुपए की पाकिस्तान एक मार्केट है एडिबल ऑयल की, गोल्ड की। क्या हमने पिछले 30, 40, 50, 60 या 70 सालों में अपनी नीड के मुताबिक प्लानिंग की? नहीं की। हमने कॉटन जोन में शुगर मिल्स लगाई, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। अब अगर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए प्लान किया है, अभी ज़खायर बन रहे हैं। सर, अभी जो खाद का बहरान पैदा हुआ है, उसके लिए आप लोगों ने क्या प्लानिंग की थी? जी देखिए, खाद का बहरान पैदा करना और उसका हल करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब आलमी मार्केट में खाद की यूरिया की कीमत 10,000 रुपए होगी और पाकिस्तान में 2,000 के करीब होगी, तो अल्टीमेटली जहां जो लोग बैठे हैं जिन्होंने हमेशा से पैसा कमाने को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है, तो वो तो अपनी कोशिश करेंगे और हुकूमत ने उनकी कोशिश नाकाम करनी है। मैं आपको अर्ज कर दूं, गवर्नमेंट ने जो मैकेनिज्म बनाया उसके मुताबिक हमारी आज भी जो हमारी टोटल नीड है उसके मुताबिक खाद हमारे पास अवेलेबल है। आप हर रोज देख रही हैं कि बड़े बड़े स्टॉक होल्डर्स को। सर, फिर ये किसानों को क्या हो गया? ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं फिर बिला वजह? सब कुछ ठीक है तो इसलिए किसान, बहुत सारे किसान इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, जिस किसान की नीड 40 बैग है, उसकी ख्वाहिश है उसको 100 बैग मिल जाए। जहां नफे का काम आता है, पूरी कौम को इस पिछले 30-40 साल में ऐसा ट्यून किया गया है, मुझ समेत हर शख्स का टारगेट सिर्फ पैसे कमाना है। मैं आपको आज भी अर्ज कर दूं, सर, ये तो सबका ही होता है ना, किसका नहीं होता कि उसने पैसा कमाना है। सुमैया जी, अगर लेकिन हुकूमत का काम होता है कि वो चीज़ों को बैलेंस लेके चले, वो ऐसी पॉलिसीज लाए, ऐसे इकदाम करे कि जो माफियाज हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, ना कि आवाम के खिलाफ किया जाए। सुमैया, अगर आप मेरी बात मुकम्मल होने देंगी तो मैं कोशिश करूंगा आपकी बात का जवाब दूं। मैं छोटा सा काश्तकार हूँ, मुल्तान के साथ तहसील शुजाबाद में मेरी जाती काश्त है और मेरी मास्टर्स में एग्रीकल्चर में है। शायद मैं आपकी निस्बत ज्यादा चीजों को बेहतर एग्रीकल्चर में समझ सकता हूँ। जो आपकी डोमेन है वहां तो मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर को शायद मुझे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमारे पास पिछली 4, 5, 6 क्रॉप्स बम्पर क्रॉप्स हुई, हमारी यील्ड बढ़ी। माजी में तो ये था कि काश्तकार जब गंदम पैदा करता था, कपास पैदा करता था, गन्ना पैदा करता था, उसकी प्रोडक्ट का खरीदार कोई नहीं होता था। सही। ये पॉजिटिव एक्टिविटी थी। हमें पॉजिटिव चीजों का भी इजहार करना है। हमने रोजनामा बुरी खबर नहीं बनना। सर, बुरी खबर की बात नहीं है, सिचुएशन की बात है, जो सूरत हाल होगी उस पर बात की जाएगी, पॉइंट। लेकिन खैर, मैं लगारी साहब को जरा मौके पर रहूं। लगारी साहब, आपके ख्याल में आप अपने एक तज्जिए के उस पर बताइए कि ज्यादा बुरा कौन परफॉर्म कर रहा है, हुकूमत या फिर ऑपोजिशन? देखिए, दोनों ने एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश की है और हुकूमत ने 3.5 साल तक अवाम को रुलाया है बहुत बुरे तरीके से, और इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है कि मुझे हैरत होती है कि इनके पास, ये कहते थे कि हमारे पास टीम है, ये कहते थे कि हम जो है विज़न रखते हैं, ये कहते थे कि हमारे पास बड़े एक्सपर्ट्स हैं।
सारा कुछ रह गया, वो सामने आ गया है। एक्सपर्ट और माहिरीन जो हैं वो मंगवाए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं और उन्हीं से मंजूर कराए जाते हैं जो इनके लिए मसाइल पैदा करेंगे। आलमी मालियाती इदारे आपका नादका बंद करते हैं, आपके ऊपर फरमाइशें रखते हैं। मुइन कुरैशी के बाद, जिसको पता नहीं कहाँ से लाया गया था, मुइन कुरैशी के बाद ये पहली हुकूमत है कि जिसने डिक्टेशन को एज इट इज़ कबूल किया। ये पहली हुकूमत है जिसने इसकी डिक्टेशन मानी और अपोजिशन उनके पीछे पीछे चली है। अपोजिशन ने तमाम चीज़ों में इनका साथ दिया। ये अपोजिशन को गालियां दे रहे थे, अमरन गालियां दे रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था आर्मी एक्ट के बारे में। तो और ये अपोजिशन जो है इन तमाम तर गालियां खाने के बावजूद वो कह रहे थे कि अपोजिशन वाले शैतान हैं। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद, जब आर्मी एक्ट के सिलसिले में आके हम इनके पास नहीं जाएंगे, ये तो शैतान है, हम इनके पास क्यों जाएं। ये खुद चलकर अपोजिशन वहाँ पहुँची और कहा माय लॉर्ड जो आपका हुक्म हो वो मानेंगे। इसके बाद मुख्तलिफ सतह पर कानून साजी होती रही, फैसिलिटेट किया अपोजिशन ने। एक ही दिन में इतने बिल बन गए, आप बाहर जाकर बैठ गए और वो बिल मंजूर कराते रहे। अभी ये जो बिल है ये हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात एक अलग बात है, वो नहीं पहुँचे, ठीक है जी नहीं पहुँचे हैं। और लेकिन हुआ क्या था कि उस वक्त जो 3-4 सेनेटर मौजूद थे जो वहाँ हाउस में से गायब हुए हैं, उनका कौन बताएगा कि कौन कौन थे और कैसे गायब हुए थे। उनकी तो कोई खबर होनी चाहिए, उनका पता होना चाहिए जो उस वक्त सेनेट के हाउस में मौजूद थे। पहले भी ऐसा ही हुआ था, उस वक्त भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अचानक जो हाउस छोड़कर चले जाते हैं, मुझे ये नहीं मुख्तलिफ पार्टियों के थे और अपोजिशन की पार्टियों के जो अरकान थे वो गायब हुए थे, और अगर वो गायब ना होते तो ये बिल पास नहीं हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन ये कि इस बिल के पास कराने में अपोजिशन ऑन बोर्ड थी, लेकिन ये किसके पास ऑन बोर्ड थी? ये वजारत ख़जाना के साथ थी, या स्टेट बैंक के साथ थी, या IMF के साथ थी, या पाकिस्तान की हकीकी इस्टेब्लिशमेंट, रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी। ये गौस साहब से पूछ रहे हैं लगारी साहब, ये जो आप सवालात उठा रहे हैं बड़े वैलिड हैं और मुझे लगता है कि इसका जवाब अपोजिशन को देना चाहिए, आवाम को देना आवाज़ के जवाब आप ज़रूर दीजिए कि आवाम ये पूछ रही है कि आप 2-3 महीने बाद PDM के बैनर तले महंगाई पर एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत को बाहर खड़े होकर ही बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब ऐवान में कार्रवाई हो रही होती है तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन बाकायदा साथ दे रही है हुकूमत का। जी गौस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो कल परसों बिल पास हुआ है, इसमें जो स्टार्ट में तो अपोजिशन ब्राउन पूरे थे और 43 थे, उसके बाद उनके पास तो कम थे, तो मतलब वज़ीर ख़ज़ाना उठ के चले गए कि मेरी शुगर लो हो गई है। और फिर जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट है उन्होंने भी उनको फैसिलिटेट किया, और वो भी जो है वो उनके साथ उन्होंने झंडे भी जब आ गया है तो उनके क्यों रोक था। तो वो तो इस्तीफा आज दे दिया उन्होंने ना इस पर, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इस्तीफा दे रहा हूँ मैं इस पर। किन्होंने कहा है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। यूसुफ रज़ा गिलानी की बात नहीं है, मैं चेयरमैन सेनेट की बात कर रहा हूँ। चेयरमैन सेनेट ने उनको फैसिलिटेट किया जब उन्होंने देखा कि जब हुकूमत के पास मेंबरान पूरे नहीं है और अपोजिशन तो ज्यादा है, अच्छा। तो उन्होंने उसको डेफर कर दिया। अच्छा। तो ये स्टार्ट तो वहां से हुआ, फिर वो जो शौकत तरीन साहब बाहर चले गया, फिर घरों से बुलाते रहे और कई कार्य इकट्ठे करके मेंबरान को पूरा किया। आखिर में जो एक सिर्फ जो मेंबर था जो ANP का, वो उसके जाने की वजह से बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, हमारे पोजीशन के वो एक हमारा वो कम हो गया। अच्छा, बात ये नहीं कि बिल पास हो गया, बिल तो शायद पास 1-2 की फर्क होना था। देखो उसमें जो अच्छी पोजीशन है, अब दिलावर खान को वो भी उनका गिनते आया कि वो उसने कभी हमारे हक में वोट नहीं किया, वो आजाद जीता था और बाद में पार्टी ज्वाइन की थी। अब तो पार्टी एक नोटिफिकेशन करने लगी कि उसको पार्टी से निकाल रही है कि खाम खा एक हमारे मुंह पे एक तबस्सा लग जाता है कि जी ये जो फलाम मुस्लिम लीग के सेनेटर है उसको वोट दिया है। उसने कभी भी मुस्लिम लीग के साथ किया, वो आजाद जीता था और आजाद जीत। चले वो तो आजाद थे ना, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें गौस साहब, देखें अदद या अक्सरियत ना होने के बावजूद हुकूमत जीत जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक हमारा मेंबर होता और ये रिजेक्ट भी हो जाता, उन्होंने जॉइंट सेशन बुला लेना था, उसमें जो अक्सरियत है वो पास करा देते। मसला ये नहीं है, मसला बात यह है कि हमेशा जब बिल पेश होता है वो स्टैंडिंग कमेटी को जाता है,
स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन होती है, फिर वो समिति में आता है, फिर पास होता है। यहाँ तो हर चीज बुलडोज की जा रही है, पूरा पार्लिमानी सिस्टम को जो है नकारा। अच्छा, पार्लिमानी सिस्टम भी नाकारा है, ये हुकूमत का जो निज़ाम है ये भी नाकारा है, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। आप लोग जो एहतजाज करने जा रहे हैं, इस एहतजाज में PDM की जमातों में पीपल्स पार्टी को साथ क्यों नहीं मिलाया गया, या फिर इस एहतजाज को 27 फरवरी से शुरू करने का क्यों ना सोचा गया? क्योंकि ये बैठ मुज़ाकरात हो रहे हैं, हो सकता है हम इकट्ठे भेजे हम। अच्छा, तो ये हमने कसम नहीं उठाई कि नहीं हो गया, हो सकता है वो डिले कर दें। तो ये जमहूरी पार्टी होती है तो उसमें ये बातचीत के दरवाजे खुले होते हैं। लेकिन इस चीज की एक बात पे सारे इकट्ठे हैं कि इस मान से अवाम को निजात दिलानी है। इस पे तो हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हैं कि जिस तरीके से उस पे जो तरीका है उस तरीके कार के खिलाफ जरूर है। हम हमारा और फजल रहमान साहब का मौका है कि जी हम जो है पहले रिजाइन दें और फिर लॉन्ग मार्च करें। तो रिजाइन भी आ सकते हैं मार्च से पहले? नहीं, हमारा वो के रिजाइन इकट्ठे रिजाइन पेश कीजिए और फिर लॉन्ग मार्च। मैं वही कह रही हूँ कि इकट्ठे रिजाइन पेश करेंगे आप लोग? नहीं, वो अभी नहीं मारे, वो कहते जी हम हमारे पास तमाम लें। तो कुछ लोग जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के मेंबर बने थे और उन्होंने उस वक्त हमने अक्सरियत। चले गौस साहब, बहुत शुक्रिया सर, मुझे ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया आपका, नदीम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो गैस बहरान पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करेंगे कि जो बहरान है गैस का पूरे मुल्क में जारी है। सनतों को और CNG स्टेशन को 2 माह के लिए जो गैस थी उसकी फरामी बंद की गई ताकि जो घरेलू सार्फिन हैं उन तक गैस की फरामी को यह मुमकिन बनाया जा सके, लेकिन ऐसा ना हुआ। और अब कराची के सनतकार हैं, उन्होंने अब हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। वो ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत चाहती ही नहीं है कि कराची की सनतें चलें, क्योंकि हमारा इतना नुकसान हो चुका है। बरामदात अगर बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं? जुबैर मोतीवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, पहले आपको सुनवाते हैं और फिर इस पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, सनतकारों ने ये कह दिया है कि अगर 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर ये बहाली मुमकिन ना बनाई गई तो हम वहाँ एहतजाज करेंगे, और ना सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि धरना भी देंगे। तो लगारी साहब, ये तो सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक होने जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। जो इस साल सूरत हाल हुई उससे पहले कभी नहीं हुई गैस के हवाले से। इतनी संगीन सूरत हाल है कि हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। हुकूमत को इस बात का एहसास तक नहीं है कि हम एक बड़े बहरान की तरफ जा रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि जी हमारा ट्रेड डिफिसिट जो है वो बढ़ रहा है। अगर आपका ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है तो आप तवज्जो करेंगे कि एक्सपोर्ट्स हों। अब जो एक्सपोर्ट्स कमोडिटीज़ हैं उनकी तो प्रोडक्शन रुक गई है, इसलिए कि आपने कोई इंतज़ाम ही नहीं किया गैस का। अब तो ये गैस का मामला था। अभी पेट्रोलियम पर जो आ रही है सूरत हाल, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल आगे बढ़ रही है और हम एक और बहरान का शिकार होने वाले हैं। अगर पेट्रोलियम की भी इसी तरह से प्रॉब्लम पैदा होता है और आपके पास रुक जाती है सप्लाई, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही है। आप कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही हैं। आप कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, आपकी मैशत तबाह हो रही है। आप कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, आप इन्हतात की तरफ जा रहे हैं और आप कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल हुकूमत के लिए बहुत ख़तरनाक है और मुल्क के लिए ख़तरनाक है। क्या होगा? यानी न तो घरेलू सार्फिन जो हैं वो परेशान हैं और मुख्तलिफ इलाकों में घरेलू सार्फिन को भी नहीं मिल रही है, और ये जो हमारे लिए एक बैक बोन की हैसियत रखती है एक्सपोर्ट्स, और उन सनतों को अगर नहीं दिया जा रहा है और कराची शहर को टारगेट किया जा रहा है कि कराची शहर के जो सनतकार हैं उनको ना दी जाए गैस, तो ये तो एक ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है और मुतबादिल इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। भाई गैस आप इंपोर्ट करते तो करें इंपोर्ट, आपको किसने रोक रखा है? जिस तरह से आपने ये क्राइसिस पैदा किया है, ये आप कभी भी इंक्वायरी करवाएं कि ये गैस का क्राइसिस क्यों पैदा हुआ। इसके पीछे बड़ी माफियाज निकलेंगी और जो इस धंधे से फ़ायदा उठा रही हैं, तो आपको बाद में पता चलेगा कि मुल्क असल किस तरह से, किन हालात में, किन बुरे लोगों के दरमियान से निकल कर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब तो आगे बढ़ने का मसला ही है, यह है कि कैसे बढ़ेगा आगे अगर ये सूरत हाल है। लगाई साहब, अभी वुज़रा फिर भी बयानात दे रहे हैं। ज़रा एक जो ट्वीट दिखाएंगे असद उमर का, जिसमें वो आज ही उन्होंने ये ट्वीट किया है, जब इस तरह की सिचुएशन है कि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद पड़ी है और वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है वो उसको यानी कि वो करके वो कहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है और ख़त्ते के दीगर जो ममालिक हैं उनको भी पीछे छोड़ रही है। ये सनत
PMLN की हुकूमत के तहत यूनिट्स बंद होने से मुनहदिम हो रही थी और अब बड़े पैमाने पर इसमें तोसी हो रही है। ऐसी सूरत हाल में वफाकी वज़रा इस तरह के बयान देने लगा साहब। नहीं देखिए ना भाई, ये बताएं तो सही कि कहाँ पर हो है अब ये सूरत हाल। क्या फैसलाबाद में आपने गैस की सप्लाई बहाल कर दी है? क्या आपने सियालकोट में, गुजरांवाला में, जहाँ पर और हमारे बड़े सनती मराकज़ हैं वहाँ पर आपने बहाल कर दी है? कराची की ये सूरत हाल है कि कराची का सनतकार बहुत बुरे हालात का शिकार है। उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट का बोझ अलग रखा हुआ है, उसके ऊपर जो है अपनी लागत है उसके ख़त्म हो जाने का, तबाह होने का जो है वो लगा हुआ है। इंडस्ट्री उनकी बैठ गई है। तो ऐसी सूरत वाले हुकूमत तो सोच ही नहीं रही ना। हुकूमत तो एक बहुत ही परेशान कौन सूरत हाल पैदा कर रही है। ये हुकूमत का अपना मामला है कि हुकूमत इस मसले को मसला ही नहीं समझ रही है। भाई लोगों को एक परेशानी लाक हो जाती है, यार हमारे मुल्क में क्राइसिस पैदा हो गया है और एक चीज़ नहीं दस्तियाब है तो हम क्या करें। तो लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जनाब इनको रोकने के लिए इक़दाम करते हैं। लेकिन अब इस सूरत हाल में गैस आपके पास मौजूद नहीं है और आप अपनी इंडस्ट्री को जो है वो नहीं फराहम कर रहे हैं और एक तरफ दावा खड़े होकर दावा भी कर रहे हैं कि जनाब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और हमारी प्रोडक्शंस बढ़ रही हैं। ऐसे कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? ज़ाहिर सनतकार परेशान हैं और वो यही कह रहे हैं कि भाई इस तरह आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन BMG मोहम्मद जावेद बिलवानी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। जावेद साहब, अभी सनतों को जो गैस की फराहमी बंद की हुई है और क्या थोड़ी बहुत गैस मिल रही है सनतों को या बिल्कुल ही हुकूमत ने बंद किया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने मुझे इसमें प्रोग्राम पे लिया। देखिए, पिछले कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में तकरीबन 100 दिन से भी ऊपर हो गए, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में कोई 70-80 दिन हुए। डिपेंड करता है वो इंडस्ट्रियल एरिया की लोकेशन क्या है। जैसे साइड इंडस्ट्रियल एरिया में तो कुछ एरिया ऐसा है वहाँ 120 दिन से गैस नहीं आ रही, समझे। इस तरह आप लांडी में जाओ तो वहाँ 70-75 दिन से नहीं आ रही। एरिया की अलग अलग, वो कोई टेल एंड पे है, कोई स्टार्ट पे है। लेकिन लास्ट ईयर से बहुत बुरी हालत है। हालांकि लास्ट ईयर इन्होंने हमें ये कहा था कि आप हमें सिंध गवर्नमेंट से राइट ऑफ वे 17 किलोमीटर का दिला दें तो अगले साल बिल्कुल 0 लोड शेडिंग होगी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अच्छा, फिर उन्होंने एक चीज और कही थी कि हमारे 2 टर्मिनल है RLNG जी, दोनों टर्मिनल से जो है वो तकरीबन 550 या 600 550 ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट ईयर ये तकरीबन 1100 RLNG ड्रॉ कर रहे थे और इस साल ये RLNG ड्रॉ कर रहे हैं 800, क्योंकि इन्होंने RLNG का कोई सौदे, इनसे कुछ लोग फिर गए, कुछ सौदे इन्होंने टाइम पे नहीं किए। इसकी वजह से पूरे मुल्क में तकलीफ है। लास्ट ईयर अलग ही तकलीफ तो लास्ट ईयर भी थी, मगर आज के मुकाबले में 15-20% तकलीफ होगी आज जितनी जो तकलीफ है। तो लास्ट ईयर उन्होंने मिनिस्टर को भी हटा दिया था और नदीम बाबर को भी हटा दिया था, MD को भी हटा दिया था। इस साल तो हम अखबार में अगर अपील देते ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपील देते हैं तो अपील दे के हम जो है हमें तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे जावेद साहब, ये आपकी काफी दिनों से मसाइल चल रहे हैं। हमाद अजहर साहब से आप लोगों ने कोई राब्ता किया? क्या उनकी जानिब से कोई जवाब आपको आया कि ये मसला कब तक चलेगा और कब तक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इसी तरह बन रहेगी? देखो, बिजनेस कम्युनिटी हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी खराबी क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज कमा के देता हो, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता हो, जो टैक्स देता हो, वो सबसे कमजोर आदमी होता है इस मुल्क। पाकिस्तान की बदकिस्मती है। पाकिस्तान में सबसे कमजोर आदमी कौन है? जो फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे, जो टैक्स दे और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। सबसे पावरफुल आदमी कौन है? शटर पावर बोलते हैं, शटर पावर, दुकानदार। हम सबसे कमजोर है क्योंकि हमारी बदकिस्मती है कि हम इस कमा के देते हैं, हम इस मुल्क को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हैं, हम इस मुल्क को टैक्स देते हैं और एक्सपोर्ट सेक्टर तो 100% डॉक्यूमेंटेड होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम एक शरीफाना तरीके से अखबार में अपील देते हैं, उस अपील पे फेडरल गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं होती बल्कि वो और तकलीफ बढ़ा देते हैं हमारे पे। ऐसा लगता है जैसे कोई हमसे दुश्मनी कर रहा है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि फेडरेशन को और चैम्बर के प्रेसिडेंट को बाकायदा
कई कॉन्सुलेट वालों ने अप्रोच किया अच्छा। और उन्होंने उन किया कि आपका क्या मसला ये गैस का आ रहा है, बट फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को कोई तकलीफ नहीं हो रही कि अखबार में ये अपील आ रही है रोज, तो हम इनसे पूछें भाई आपका क्या मसला है। बल्कि जावेद कलवानी साहब, बल्कि ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वफाकी वुज़रा के कि वो ये कह रहे हैं गैस तो इस काबिल है ही नहीं सिंध की कि इसको इस्तेमाल किया जाए, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, गैस नहीं है। और वो जो आप लोग बात कह रहे हैं कि यहाँ से गैस ले जाके फैसलाबाद की इंडस्ट्री को बनाया जा रहा है, तो वो बात फिर वफाकी वुज़रा तो नहीं मान। फैसलाबाद के अंदर एक नया इकोनॉमिक जोन है, उसको अभी थोड़े दिन पहले 40 MMCFD गैस का कनेक्शन दिया गया। देखिए, फैसलाबाद को भी देना चाहिए, लाहौर को भी देना चाहिए, सियालकोट को भी देना चाहिए, पूरे मुल्क में तमाम इंडस्ट्रीज को गैस देना चाहिए, मगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हमें गैस मिलती नहीं है। हमारे कराची से RLNG के टर्मिनल लगे हुए हैं, कराची से RLNG की गैस की सप्लाई जो है पूरे पाकिस्तान को जा रही है, मगर अफसोस की बात कराची के लोगों को नहीं मिल रही RLNG। अब कराची के लोगों को गैस नहीं मिल रही, अब आप लोगों का क्या आगे का लाहेमल है सर, जरा वो बता दीजिए कि 48 घंटे आपने हुकूमत को दिए, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम 48 घंटे के बाद एक एहतजाज करेंगे SSGC के बाहर, और उसके साथ ही हम आगे का लाए अमल भी अनाउंस करेंगे। अभी हम बाकायदा हमने सिलसिला शुरू कर दिया है। अच्छा। पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब 48 घंटे के बाद हम उधर SSGC के बाहर एहतजाज करेंगे। उसके आगे हमने 1 महीने का प्रोग्राम बनाना है। महीने तक हमने वो सब चीजें करनी है जो हमारा मसला जब तक हल नहीं होता हम शोर मचाएंगे, लड़ेंगे। बल्कि अगर वक्त आया तो हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम RLNG टर्मिनल को घेराव करें और वहाँ RLNG को रुकवाएं। अच्छा। कि कहीं भी नहीं जाए, पहले हमें दी जाए। ठीक है, ये मुतालबा और ये आगे का प्लान है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद जावेद बिल साथ मौजूद है नज़ीर लगाई साहब, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। PSL 7 जब ज़बरदस्त जो है वो ये सीज़न चल रहा है, बड़े ज़बरदस्त मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो कल तो लाहौर कलंदर्स ने मेला लूट लिया और कराची किंग्स को शिकस्त दे दी, और बड़ी ज़बरदस्त शर्जील और फ़खर जमान की जो ओपनिंग बैट्समैन थे उनकी इनिंग्स रही। और ख़ास तौर पर अगर फ़खर की बात करें तो उनकी सेंचुरी बताया जा रहा है कि उसी की बदौलत जो है वो लाहौर कलंदर्स को कामयाबी हासिल हुई। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना साहब। बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब, कैसे हैं सर? बहुत मुबारक हो आपको पहले तो। जी अल्लाह का शुक्र, सारे फैंस को मुबारक हो कलंदर्स के, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कल अच्छा मैच हुआ और उससे पहले वाले मैच में भी बहुत अच्छा था। हमने एंटरटेन किया लेकिन फिनिश नहीं कर सके, और कल फखरे कलंदर ने जो है वो साबित किया कि वो क्यों फखरे कलंदर से फखरे पाकिस्तान बने। अच्छा आतिफ साहब, हम तो वैसे ही आपके फ़ैन हैं ना, क्योंकि सभी आपके फ़ैन हैं। गो के लाहौर कलंदर्स की आगे भी हमने देखा कि कोई ख़ास वो रही नहीं, लेकिन लाहौर कलंदर के सब फ़ैन बहुत हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि इस दफ़ा जो टीम बनी है, ये कहा जा रहा है कि बैलेंस टीम है, और ये दिखाया भी। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स की रूह जो है वो कराची किंग्स में चली गई है, तो कराची किंग्स नहीं कामयाब हो पा रही। तो इस दफ़ा लग रहा है कि शायद आप लोगों को कि लाहौर कलंदर्स टाइटल ले जाएगी PSL का। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से। ऑब्वियसली सारी टीमें बहुत तगड़ी हैं, कराची की टीम भी बहुत अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं कर पा रहे। बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 प्लेयर है इसके वनडे के, और वो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं जिस तरह आपने वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस देखी। सो मेरा ख्याल है जस्ट विन अवे है, जैसी विन आएगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी जो लाहौर कलंदर की जो परफॉर्मेंस तो हर टीम की ऊपर नीचे होती रहती है। जो लाहौर कलंदर ने ग्रास रूट लेवल पे काम किया उसकी वजह से लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जब आपके फैंस बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं तो फिर वो ये हारता हुआ नहीं देख सकते अपनी टीम को, तो हार की लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस लॉजिक इस बार लॉजिक ढूंढी है आप लोगों ने कि क्या हुआ था इससे पहले? देखिए बिल्कुल, हमने पहले 3-4 सीजन जो थे वो हमने जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास इमर्जिंग कैटेगरीज में प्लेयर डिफरेंट है। तो फिर हमने अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया और उसमें प्रोसेस के थ्रू
फिर हम फखर हो गए, शहीन हो गए, हारिस हो गए, दिलबर हो गए, ये सारे फिर उससे हमारे आगे आए। और फिर जैसे ही वो आगे आए तो सीजन 5 में आपने देखा कि लाहौर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई, की वजह से हमारा मोमेंटम टूट जाता है। तो पिछले 2 सीजन में उस वजह से हम उस तरह नहीं कर सके, बट इस दफा अगर इंशाल्लाह कंटिन्यू रहा तो आप देखेंगे कि बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, टीम को क्या सोच के बनाया गया, बैलेंस किया गया, जो खिलाड़ी इस दफ़ा आप लोगों ने लिए, क्या ऐसी कोई गलतियां थी जो पहले आप लोगों ने देखा कि शायद कुछ गलती हो गई टीम बनाने में, या लोग ऐसे थे, या फिर परफॉर्मेंस, या फिर प्रेशर, कौन सी ऐसी चीज़ है इसको देखते हुए इस बार जो टीम है वो ऐसी है कि वाकई वो टाइटल भी लेके जा सकती है? देखिए सीजन मेरा ख्याल है 4 में भी हमारी टीम ऐसी थी जब अभी भाई कैप्टन बने थे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इंजरीज हो गई और कुछ प्लेयर्स को वापस जाना पड़ा, तो उसकी वजह से हम नहीं परफॉर्म कर सके उस तरह। और सीजन 5 में फिर हमने फाइनल खेला, सीजन 6 में हम शुरू के टेबल टॉपर थे, फिर लीग बंद होगी, उसको शिफ्ट होगी अबू धाबी में, वहां से हमारा कॉम्पिटिशन खराब हो गया। सो प्रोसेस का नाम है, ऑब्वियसली आप गलतियां करते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस से आप सीखते हैं और बेहतर से बेहतर टीम है जो हर तरह के गैप को कवर कर सके, क्योंकि इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल गेम। सो इस दफा बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे। अच्छा आतिफ साहब, वैसे तो ज़ाहिर हर टीम हमारी है, हर टीम में फेवरेट होती है, लेकिन फिर भी अगर लाहौर कलंदर्स देखे कि भाई कौन सी टीम है जिससे असल मुकाबला हमारा बनता है, मगर अभी जैसे बहुत शुरुआत है फिर भी एक नज़र आ जाता है, एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि जी ये टीम है, इससे बड़ा मुकाबला हमारा तगड़ा होने वाला है। देखिए लाहौर का मुकाबला हमेशा से लाहौर से ही रहा है। लाहौर को अगर लाहौर कलंदर जो है जो वो खुद ना वो टीम हमेशा उनकी ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवरी नहीं आ सकती। तो पीएसएल की सारी टीमें बहुत तगड़ी हैं, मुल्तान हो, कोयटा हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो या कराची किंग्स हो, ऐसी बात होती है। अब देखें आपने 200 करके मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मैचेस लाहौर कलंदर नहीं हारे हैं, और इस वक्त जो लास्ट मैच में, इससे पिछले मैच में आपने देखा कि 206 का स्कोर किया, और हमारे पास दुनिया के 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। नंबर 1 बॉलर है राशिद खान T20 के, नंबर 2 हारिस स्टोक, नंबर 3 शाहीन शाह अफरीदी। और शाहीन ने जिस तरह पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने फतह दिलाई और जो एग्रेशन दिखाया, अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट एक गेम है जिसमें एवरी डे इज नॉट संडे, और किसी दिन एक प्लेयर अच्छा खेलता है, दूसरा अच्छा खेलता है। तो बड़ी उम्मीद है कि इस दफा हम बेहतर करेंगे। और वो जो 200 वाला भी देखें आप, अगर उम्मीद कि हम तो अच्छा खेले, लेकिन वो हमसे भी ज्यादा अच्छा खेल के रिजवान जो है नंबर 1 T20 प्लेयर है, उसके बाद शान मसूद ने जो इनक्रेडिबल इनिंग्स खेली, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ वो मैच जीते। वो तो 150 15 ओवर में उनका हो चुका था, कोई आउट नहीं था, रन साइडेड मैच हो गया था, बट कलंदर्स ने शाहीन वापस लेके आए कलंदर्स को, फिर आपने देखा कि हमने मुश्किल बना दिया उनके लिए जीतना। तो यही एक एंटरटेनमेंट का पार्ट होता है क्रिकेट के अंदर, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जरा सी ओपनिंग मिले तो कलंदर्स जो है उसको अवेल करने की कोशिश करें। अच्छा, वैसे जिस तरह हमने शुरू में बात की कि कलंदर्स के फैन बहुत हैं, गो कि कलंदर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए भी उसके बावजूद लोगों की ये दुआएं होती हैं कलंदर्स के साथ कि कलंदर्स जीत जाए, तो वो भी एक प्रेशर होता है कलंदर्स पे कि लोग सारी दुआएं कर रहे होते हैं। लेकिन वो तो लोगों की मोहब्बत है, और ऑब्वियसली कलंदर आपको पता सारा साल काम करते हैं, सिर्फ पीएसएल में नहीं होते बल्कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट हो, तो हम सारा साल कुछ ना कुछ ग्रास रूट लेवल पे नौजवानों के लिए करते रहते हैं। और चूंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें आपको किसी सिफारिश की, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सही बात है, ऑल यू नीड स्किल, बाकी काम हमारा होता है। तो इस वजह से लोगों की इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली लाहौर का शहर है, जिन्ना दिलान का शहर है, और लाहौर का जो है पाकिस्तान का दिल भी है, तो इसलिए बहुत से जो लाहौरी है वो भी बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। और बाकी हमारा काम है जिसकी वजह से लोग जो है वो चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इस टीम को विनिंग रोस्टर पे। चले आतिफ राना साहब, बेस्ट तक आपको बहुत सारी गुड विशेस हमारी तरफ से, कि इस बार हमारी भी दुआ है कि जो लाहौर कलंदर्स है वो PSL 7 का फाते हो, और इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस भी हो। बहुत शुक्रिया आपका CEO लाहौर कलंदर्स राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेहतरीन खेल देखने को मिल रहा है, और वही बात कि तमाम टीमें हमारी फेवरेट हैं, तमाम टीमों के लिए दुआएं हैं कि सब कुछ हमारा ही है, और कोई भी टीम जीते तो जीत तो पाकिस्तान की ही होनी है। तो इंशाल्लाह दुआ है कि ये भी जो सीज़न है PSL का, ये भी बड़ा कामयाब सीज़न रहे, और कोविड
का साया ज़रा इससे दूर ही रहे, ताकि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो ज़्यादा खेल को एंजॉय कर सकें। बल्कि ये भी दुआ है कि सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाए, ताकि अभी 25% शायकीन के साथ मैचेस हो रहे हैं, तो फिर 50% तो एटलीस्ट हों शायकीन, ताकि जो खिलाड़ियों का जोश है उसको ही बढ़ाया जा सके। तो इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।